हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आरएस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल अपन लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था या यूं कहें कि एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसका जो पहला चैप्टर था वो अपने इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या आंतरिक अपवाह तंत्र का घग्गर नदी या फिर आपके घग्गर रिवर। अब उस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे जो आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की या फिर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की और जो नदियां हैं या बाकी जो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट जिनको राजस्थान में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को जब पहले सिलेबस बताया था उस समय एक बात बताई थी, प्रमुख नदियां है। क्या है यहाँ पर? प्रमुख नदियां, यानी कि मेजर रिवर्स के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ अब राजस्थान की घग्गर के अलावा ऐसी कौन सी मेजर रिवर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो आज इस श्रृंखला में जो नदी है या फिर आपके रिवर है जो कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो नदी है आपके कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। सीकर में आपके अरावली की कुछ पहाड़ियों में एक भाग है जिसे हम लोग कहते हैं खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। और पहाड़ियों का नाम है आपके खंडेला की पहाड़ियां या फिर खंडेला हिल्स। खंडेला पहाड़ियां या फिर आपके खंडेला हिल्स। इन खंडेला हिल्स से एक नदी निकलती है और उस नदी का ओरिजिन पैलेस पे यानी कि उद्गम स्थान पर ये आपके खंडेला की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर आपके इसका क्या नाम है? कांतली नदी नाम। और यहां से ये नदी निकलती है और आगे बहते हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है। तो ओरिजिन पैलेस जो इस नदी का है या उद्गम स्थल जो है वो है आपके खंडेला की पहाड़ियां सीकर। यहां से निकलने के बाद में ये नदी जब आगे की तरफ चलती है तो पहला तो आपके डिस्ट्रिक्ट आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सीकर डिस्ट्रिक्ट। सीकर में ये नदी बहती है और कुछ दूरी पर आगे चलने के बाद में सीकर डिस्ट्रिक्ट में ही आपके एक छोटा सा टाउन आता है जिसको बीच में आपके क्या बना दिया गया था? डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था और उसका नाम था नीम का थाना। क्या नाम था? नीम का थाना। और यहां पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी पुराने समय में, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि प्राचीन समय में यहां पर एक सभ्यता पाई जाती थी। और उस सभ्यता का नाम था आपके गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता या फिर आपके गणेश्वर सिविलाइजेशन। गणेश्वर सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ये सभ्यता पाई जाती है इस सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कांतली रिवर या फिर अपने कांतली नदी जो है इसके किनारे पर या इसके बैंक एरिया में आपके ये सभ्यता या सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जो कि आपके नीमका थाना में लोकेटेड है। पहले बीच में जब डिस्ट्रिक्ट चेंज किया गया तब ये नीमका थाना में शिफ्ट हो गया। अब वापस नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट को कैंसिल करके वापस सीकर में लागू कर दिया गया या फिर अपने सीकर में कंसिडर कर लिया गया। तो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन है आपके गणेश्वर सभ्यता। इस डिस्ट्रिक्ट से सीकर से जब आगे चलते हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है इस नदी के पास में, वो है आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जब ये नदी पहुंचती है तो इस नदी के किनारे पर एक पुराने समय में एक और सभ्यता या फिर आपके एंसेंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और यहां पर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसका नाम है आपके सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता या फिर आपके सुनारी सिविलाइजेशन। सोनारी भी बोलते हैं इसको और सुनारी भी बोला जाता है। तो सुनारी या फिर आपके सोनारी सिविलाइजेशन या सभ्यता डेवलप हुई। तो इस नदी की खासियत यह है कि दो एंसेंट सिविलाइजेशन आपके यहाँ पर पाई जाती है। नॉर्मली हम लोग जब घग्गर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपके मेजर सिविलाइजेशन कालीबंगा और उसके पास में आपके पीलीबंगा और रंग महल सभ्यता या सिविलाइजेशन पाई जाती है। यहाँ पर आपके जो नीमका थाना सभ्यता है जो कि आपके तांबे से संबंधित है, और यहाँ पर जो सुनारी सभ्यता है या सुनारी सिविलाइजेशन है ये आपके आयरन या फिर आपके लोहे से संबंधित है। इधर वाली कॉपर से संबंधित और ये आयरन से संबंधित। फिर उसके बाद में जब ये नदी आगे बहती है तो ये जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में डिवाइड कर देती है, यानी कि आधा भाग इधर रह जाता है आधा भाग इधर रह जाता है। तो मेजरली सबसे पहले कहां पर फ्लो करती है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद में कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे चलते हुए ये नदी जब जाती है तो आपके चूरू और झुंझुनू की सीमा पर पहुंचती है, यानी कि यहाँ पर एक बाउंड्री का एरिया बनता है और इधर वाली साइड में आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट है और इधर वाली साइड में आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों के बीच में बाउंड्री पर एक गांव है और उसका नाम है बहादुरपुर। थोड़ा सा इस फैक्ट को विशेष तौर से ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है प्री में।
तो बहादुरपुर जो गांव है वो आपके बाउंड्री पर है। वैसे तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से देखते हैं तब तो ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन एकदम आपके ओन बाउंड्री है चूरू डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट पर। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि चूरू और बीकानेर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कोई भी रिवर नहीं बहती है आपके, यानी कि कोई भी रिवर फ्लो नहीं करती, या बिना नदी वाले आपके डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों। ये चूरू में यहाँ पर ये बाउंड्री पर जाकर कौन सी नदी समाप्त हो जाती है, कांतली नदी या कांतली रिवर। फिर उसके बाद में बीकानेर की तरफ आपके कोई नदी बहती नहीं है। तो ये दोनों आपके विदाउट रिवर वाले डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ बहादुरपुर जाने के बाद में ये नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब ओरिजिन पैलेस से यहाँ खंडेला की पहाड़ियों से या खंडेला हिल से ये नदी निकलती है और आगे आपके बहादुरपुर झुंझुनू तक ये नदी जाती है, तो इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ आपके 100 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 100 किलोमीटर के आसपास है। अब बात आती है कि दो ऐसी नदियां राजस्थान में है कि पहली नदी तो आपके घग्गर है और दूसरी कांतली नदी है। दोनों इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। दोनों की लगभग आपकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। लेकिन जब हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ते हैं तो उनमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, यानी कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की या इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न की सबसे जो लंबी रिवर है वो कौन सी है आपके, तो वो कांतली नदी है। राजस्थान से फ्लो करने वाली, यानी फ्रॉम राजस्थान या राजस्थान से गुजरने वाली या राजस्थान को क्रॉस करते हुए जाने वाली जो सबसे लंबी रिवर है वो है आपके घग्गर, क्योंकि घग्गर की टोटल लेंथ 465 किलोमीटर है, 465 किलोमीटर, जबकि कांतली नदी की जो टोटल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है और ये केवल राजस्थान में बहती है। इसलिए एक एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है कि राजस्थान में, यानी कि इन राजस्थान सबसे लंबी जो इनलैंड रिवर है वो कौन सी है, तो वो आपकी है कांतली नदी। फिर उसके बाद में इस नदी की खासियत है कि जहां से ये नदी बहती है, इस नदी के बहाव क्षेत्र में आपके ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन पाए जाते हैं, यानी कि पुराने जलोढ़ मैदानी क्षेत्र पाया जाता है या पुराने जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। पुराने जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन मिलता है आपके। ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन पाया जाता है और इसी ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन या पुराने जो नदी के निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं, इन्हीं के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगर प्रदेश। जब हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपके बांगर रीजन इसको कहा जाता है। तो वो बांगर प्रदेश कहने का कारण यही है कि इस नदी के कारण यहाँ पर पुराने जलोढ़ मैदानी प्रदेश या फिर आपके ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन पाए जाते हैं। तो वो किस नदी की वजह से पाए जाते हैं? कांतली नदी की वजह से पाए जाते हैं। और जब यहाँ पर इन डिपोजिशन के साथ साथ में ये नदी जब इन क्षेत्रों में बहती है, तो यहाँ का जो पूरा एरिया है इस नदी के पास वाला, इसको एक अलग से नाम दिया जाता है और इसको हम लोग कहते हैं तोरावाटी प्रदेश। क्या कहा जाता है? तोरावाटी प्रदेश या फिर आपके तोरावाटी रीजन कहते हैं इसको। तोरावाटी रीजन या फिर आपके तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। तो कांतली नदी की इतनी विशेषताएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ओरिजिन पैलेस आपके कहाँ से? खंडेला हिल्स, खंडेला पहाड़ियां सीकर से है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, यानी ओरिजिनेट पैलेस जो है अरावली हिल्स है इसकी। फिर उसके बाद में सिक्कर में बहती है, सिक्कर में नीमका थाना में आपके गणेश्वर सभ्यता जो कि कॉपर आपके सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद में आगे झुंझुनू में आती है, झुंझुनू में आने के बाद में आपके आयरन सिविलाइजेशन जो कि सोनारी सभ्यता के नाम से है, या आपके लो युगीन जो सभ्यता है। फिर उसके बाद झुंझुनू को दो भागों में डिवाइड करती है, फिर आगे चलती है, ऑन बाउंड्री चली जाती है, चूरू और झुंझुनू बहादुरपुर में जाके एंड हो जाती है। इसलिए आपके चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। और फिर उसके बाद में जब ये एल्यूवियल डिपोजिशन करती है तो वो एल्यूवियल डिपोजिशन या जलोढ़ मृदा के जो निक्षेप है वो पुराने निक्षेप पाए जाते हैं, इसलिए इसको बांगर प्रदेश कहते हैं। और इस नदी के पास का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को तोरावाटी रीजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को तोरावाटी रीजन कहा जाता है। तो ये आपके कौन सी नदी की बात थी? तो ये सारी की सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपके कांतली नदी की। अब एक चीज और याद रखना कि झुंझुनू सॉरी जो आपके सीकर डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में दो इनलैंड रिवर और पाई जाती है, छोटी छोटी नदियां हैं। हालांकि मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट मेरा ननिहाल है और झुंझुनू लगभग आना जाना होता ही रहता है। इसको ढंग से मैंने तो कभी अपने मतलब कि लगभग 30-31 साल मेरी उम्र हो गई है, ढंग से मैंने कभी भी इस नदी को बहते हुए नहीं देखा। कोई थोड़ा बहुत कोई पानी वानी आ जाता है तो पश्चिमी जो राजस्थान है या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है वहां पर नदियों की स्थिति वैसे भी दयनीय रहती है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम होती है, मानसून भी बड़ी देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पर दो नदियां और पाई जाती है। एक नदी है जिसका नाम है आपके कोटड़ी नदी।
ये भी विशेष तौर से आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि एक नदी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कांकने नदी या मसूरदी नदी या कांकनी नदी। उसका जो ओरिजिनेट पैलेस है या उद्गम स्थल है वो कोटड़ी गांव है आपके, जबकि यहाँ पर जो नदी पाई जाती है वो नदी कौन सी है? कोटड़ी रिवर है। तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक और आप लोगों के इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न से जुड़ी हुई है कोटड़ी रिवर, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में एक नदी और पाई जाती है, तो उसको अपन लोग कहते हैं, यहाँ पहले जो नदी है उसका नाम है कांतली नदी, और वो नदी है आपके कुंडली नदी। कई जगह लिखा होता है कुंडल नदी, कई जगह लिखा होता है कुंडली नदी। तो ये दो नाम आप लोग याद रखना, लोकल पैलेसेस जो हैं वहां पर ये नाम आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि दो सिमिलर वर्ड हैं, इसलिए आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन पॉइंट किया जा सकता है, प्री में ऐसा आप लोगों के सामने फैक्ट दिया जा सकता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, अगली जो नदी है वो नदी है आपके कांकने नदी या फिर कांकनी नदी या फिर मसूरदी नदी। ये पश्चिमी राजस्थान का जो अपने क्षेत्र है, जिसमें कि आपके इधर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से स्थानीय पहाड़ियों से, यानी कि लोकल जो हिल्स है, वहां एक गांव है, और इस गांव का नाम है आपके कोटड़ी गांव। क्या नाम है? कोटड़ी गांव। और यहां से एक नदी निकलती है कोटड़ी विलेज से। कोटड़ी विलेज या फिर आपके कोटड़ी गांव से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है आपके कांकने या फिर आपके मसूरदी नदी। क्या कहा जाता है इसको? कांकने, या फिर इस नदी को कहते हैं मसूरदी नदी, या फिर इस नदी को कहते हैं कांकनी नदी। तीन नाम है, किस आधार पर है? तो कांकने और कांकनी ये दोनों नाम तो आपके सिमिलर नाम है। मसूरदी और कांकने। अब मसूरदी इसको क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब ये नदी यहां से कोटड़ी गांव से निकलती है, और कोटड़ी गांव से निकलने के बाद में आगे अपने जैसलमेर में ये नदी बहती है, थोड़ी दूर बहने के बाद में इस नदी पर एक झील बनती है या फिर एक लेक बनती है, और इसे हम लोग कहते हैं, या यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है बुझ झील। क्योंकि इसके बेचारे की स्थिति बुझने जैसी हो जाती है, तो इस झील को अपने क्या कहा जाता है? बुझ झील। तो दिया जैसे जैसे फड़फड़ाता है तो वो क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो यहाँ पर इस झील को भी क्या कहा जाता है? बुझ झील कहते हैं। तो ये जो बुझ झील है, यहाँ पर जब ये नदी आपके बुझ लेक के पास में ये नदी पहुंचती है, तो इस लेक के बाद में इस नदी का नाम पड़ जाता है आपके मसूरदी नदी। कौन सी नदी पड़ जाता है? मसूरदी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की बात यह है कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मसूरदी नदी का वास्तविक नाम या रियल नेम कहाँ पर पड़ता है, तो वो है आपके बुझ झील पर। कौन सी झील पर? बुझ झील पर। ओरिजिनेट जब होती है कोटड़ी गांव जैसलमेर से, वहां पर क्या नाम होता है? तो वहां पर आपके कांकने या फिर इस नदी को कांकनी नदी कहा जाता है। अब जब कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जैसलमेर में अपने या तो मावठ की वजह से बारिश हो जाती है, क्योंकि अपने उत्तरी पश्चिमी या नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है। जैसलमेर में सबसे पहले अपने मावठ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, या भूमध्य सागरीय चक्रवात या मेडिटेरियन जो साइक्लोन है, वो अपने यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा रेनफॉल किया जाता है। अब जब वो रेनफॉल की स्थिति यहाँ पर होती है, तो या तो उस समय या अपने मॉनसूनल कंडीशन जो होती है, मानसून की स्थिति होती है, उस समय यहाँ पर बारिश होती है। अब जब यहाँ पर बारिश होगी तो ये नदी क्या होगी? थोड़ी बहुत और आगे की तरफ बहेगी। अब जब ये नदी थोड़ी और आगे की तरफ बहती है, तो यहाँ एक लोकल रीजन में आप लोगों के एक नाम दिया हुआ मिलता है, और उसे बोलते हैं मीठी खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? मीठी खाड़ी। अब इंग्लिश वालों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना कि इसको मीठी खाड़ी ही कहा जाता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा अपने खाड़ी का या फिर गल्फ का पार्ट नहीं है। तो आप लोग अगर एग्जाम में मेंस में इसको मीठी खाड़ी भी लिख दोगे तो भी एक ही बात है, और दूसरा आप लोग गल्फ या मीठी गल्फ भी लिख दोगे तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पर मीठी खाड़ी तक जाके ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है तब। वरना ये आपके कहाँ पर एंड हो जाती है? बुझ झील में जाके इसके प्राण क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब लगता ऐसे है कि लगभग इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपके 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे छोटी, इससे भी छोटी और मिल जाएगी, लेकिन अपने डाटा में जो रजिस्टर्ड डाटा है उनमें मिलता है कि राजस्थान की सबसे छोटी यानी कि शॉर्टेस्ट या फिर आपके स्मॉलेस्ट इनलैंड रिवर, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। सबसे छोटी नदी, शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट इनलैंड रिवर इन राजस्थान।
इनलैंड रिवर इन राजस्थान। तो राजस्थान में आपके सबसे छोटी आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदी है, लगभग 17 किलोमीटर। अगर ढंग से अपने जो डोकरे हों, जिनकी उम्र 80-90 साल के आसपास हो रखी हो, तो कई बार जैसे कई अपने ताऊजी दादाजी परिवार में होते हैं, वो दाढ़ी मूछें ऐसे रखते हैं बड़ी बड़ी, तो वो खिचड़ा या खिचड़ी खा के या राबड़ी खा के जब कुरले करते हैं, तो मुझे लगता है कि ढंग से अगर वो 2-4 बार कुरले कर दे तो इस आपके तो नदी है कांकने नदी या मसूरदी नदी, इतना पानी तो वो कुरलों में ही थूक दे अपने। भाई अब क्या करें, जोग्राफर्स के द्वारा इसको नदी नाम दिया गया है, तो अब छोटे छोटे नाले ही हैं अपने राजस्थान में, इनको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये आपके कांकने या फिर मसूरदी नदी पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे छोटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली नदी है, यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। लगभग इसकी जो लंबाई मानते हैं वो 17 किलोमीटर के आसपास है। दूसरी इसकी खासियत है कि बताओ आप, 17 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है, और इसमें भी ये अलग अलग मार्ग और चेंज करती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रूट चेंज करने वाली रिवर है या मार्ग परिवर्तित करने वाली है वो यही है। क्योंकि अब आप लोग समझना कि गांव में आप लोगों ने घर देखा होगा, घर में अपने बाखड़ होती है बाहर, जैसे खुला जो आंगन होता है, कच्चे जगह होती है, उसको बाखड़ बोलते हैं। घर के अंदर से अपने पानी आता है, वो पानी ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता वो पानी इसी तरह फैलता रहता है। वैसे ही हम लोग जब तैयारी पर अपना नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, फैलते जाते हैं। कभी बिस्तर पर फैल जाते हैं, कभी टेबल पर फैल जाते हैं, कभी लाइब्रेरी में जाके फैल जाते हैं। तो ये नदी भी अपना क्या करती है, रूट चेंज करती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रूट चेंज करने वाली और सबसे छोटी इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न वाली, और इसमें भी बीच में नाम चेंज हो जाता है। नाम बुझ झील में जाने के बाद में क्या पड़ता है, इसका मसूरदी पड़ता है, और लास्ट में अंत में कहाँ तक पहुंचती है, अगर वाटर कैपेसिटी इसकी बढ़ती है तो लास्ट में आपके मीठी खाड़ी तक या आपके गल्फ, मीठी गल्फ तक पहुंचती है। तो ये बात थी अपने मसूरदी या फिर आपके कांकने नदी की। अगली बात चलते हैं, अगली नदी है आपके साबी नदी। साबी या फिर इसको साहिबा रिवर भी या साहिबी नदी भी कहते हैं। साबी नदी या फिर आपके साहिबी नदी। सुन साहिबा सुन मेरे प्यार की धुन, मैंने भी तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तो भाई ये भी अपने किसी पर्टिकुलर एरिया को चुन लेती है। तो जब एरिया को चुनती है तो कौन से एरिया में इसका ड्रेनेज पैटर्न बनता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो अपने इधर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपके एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जयपुर, और जयपुर में एक स्थान है, और इस स्थान को हम लोग कहते हैं सापुरा। और सापुरा में कुछ पहाड़ियां हैं, और उन पहाड़ियों का नाम है सेंवर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, सेंवर की पहाड़ियां या फिर आपके सेंवर हिल्स। सेंवर हिल्स या फिर सेंवर की पहाड़ियां। और एक छोटा सा कस्बा है अपने जयपुर की अपेक्षा में छोटा ही है, आपके शाहपुरा। और यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये नदी निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद में जब ये नदी आगे बहती है, तो आगे बहते बहते ये नदी चली जाती है अपने हरियाणा तक। कहाँ तक चली जाती है, हरियाणा तक। अब इस नदी की क्या खासियत है, इसको हम लोग देखते हैं। जब ये नदी निकलती है तो सेंवर की पहाड़ियां शाहपुरा जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद में ये नदी पहुंच जाती है आपके कोटपुतली बहरोड। कहाँ पर पहुंच जाती है, कोटपुतली बहरोड पहुंच जाती है। और जब ये नदी कोटपुतली बहरोड पहुंचती है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अब इसको नया जिला बना दिया गया है। तो यहाँ पर पहले जो सिविलाइजेशन थी या जो सभ्यता थी, उस सभ्यता को हम लोग पढ़ा करते थे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वर्तमान में वो सभ्यता कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ एक सभ्यता स्थित है, या फिर अपने पुरानी सिविलाइजेशन या एंशियंट सिविलाइजेशन यहाँ पर पाई जाती है, कोटपुतली बहरोड में, साबी नदी या फिर आपके साहिबी नदी पर। और उस सभ्यता का नाम है आपके जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सिविलाइजेशन या फिर आपके जोधपुरा सभ्यता यहाँ पर स्थित है। यहाँ से कोटपुतली बहरोड से ये नदी बहने के बाद में जब आगे चलती है, तो अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपके खैरथल तिजारा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर, आपके खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट आने के बाद में आगे जब ये नदी पहुंचती है, तो यहाँ से निकलते हुए ये नदी पहुंचती है आपके हरियाणा में। और हरियाणा में जो स्थान आता है, उस स्थान को हम लोग कहते हैं कि यहाँ जो एरिया आप लोगों के है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पहुंचने के बाद में ये नदी जानी जाती है। बीच में कुछ जगह आप लोगों के एक डिस्प्यूट भी दिया हुआ है कि कुछ जगह ये मानती है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और कुछ जगहों द्वारा ये माना जाता है कि भाई अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लेकिन जो अपने ऑथेंटिक डाटा जो अभी तक मिले हुए हैं, उन डाटा के अकॉर्डिंग आपकी ये कहाँ पर बहती है, एक कॉर्नर इसका कहाँ पर मिलता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में।
फिर उसके बाद में आगे चलते हुए ये नदी कहाँ पर पहुंचती है, तो नदी पहुंच जाती है आपके हरियाणा में। और हरियाणा में एक मैदानी भाग या फिर आपके प्लेन एरिया है और उसे अपन कहते हैं गुड़गांव का मैदान। कौन सा मैदान कहा जाता है? गुड़गांव का मैदान, या फिर आपके इसको दूसरा नाम दिया जाता है पटौदी का मैदान। पटौदी का मैदान या फिर आपके पटौदी प्लेन, पटौदी का मैदान या फिर आपके पटौदी प्लेन कहते हैं इसको। अब जब ये नदी यहाँ पर बहती है, तो इस नदी का मानसून के टाइम पीरियड में जो बेस लेवल होता है वो एक्स्ट्रा वाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर बेस लेवल जो होता है, जैसे नदी का यहाँ तक नॉर्मली नदी बह रही थी, लेकिन पानी अधिक होने के कारण नदी का क्या होगा, यहाँ से बेस लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आपके बेस लेवल जो होता है वो एक्स्ट्रा वाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा वाइड हो जाता है। और एक्स्ट्रा वाइड होने के कारण ये नदी जब अलवर वाले क्षेत्र में पहले बहती थी, तो पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि अलवर में इस नदी के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। पुराने समय में कई बार रिसोर्सेज में लिखा हुआ आप लोगों को मिलता भी है कि अकबर ने भी इस नदी को कंट्रोल करने का प्रयास किया था, लेकिन अकबर भी इसका कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इधर से जब ये अरावली हिल से निकलती है तो इसका स्लोप जो है बहुत स्पीडी स्लोप है, यानी कि ढाल बहुत तीव्र होता है, और तीव्र होने के कारण जब पानी होता है, पानी के साथ में इरोजन ज्यादा होगा, यानी अपर्दन ज्यादा होगा, और अपर्दन ज्यादा होने के कारण इसका जो आपके बेस लेवल है या कॉर्नर का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा वाइड हो जाएगा। वाइड होने के कारण क्या होगा, आगे बाढ़ की स्थिति बनेगी पानी की वजह से। तो यहाँ इसका आपके मानसून के टाइम पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में? मानसून के समय इसका पाट क्षेत्र क्या हो जाता है, अत्यधिक चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मानसून के समय पानी की मात्रा ज्यादा होगी यहाँ पर, तो पाट क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका चौड़ा हो जाएगा। और चौड़ा होने के कारण यहाँ पर अलवर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती थी, इसलिए इसे कहा जाता है सोरो ऑफ अलवर कहते हैं। इस रिवर को क्या कहा जाता है? सोरो ऑफ अलवर कहा जाता है अपने, या अलवर का दुख भी कहते हैं इसको, अलवर का शोक, या फिर आपके सोरो ऑफ अलवर कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग इस नदी के बारे में ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में गुड़गांव का मैदान, या जो पटौदी प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं हरियाणा में, यहाँ जाकर ये नदी क्या हो जाती है, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट हो जाती है, या फिर आपके इसका एंडिंग पॉइंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एंडिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि किसी भी वाटर बॉडी में जाकर ये नदी नहीं मिलती है। लैंड एरिया पर ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, या फिर आपके मृत हो जाती है, या फिर इसका पानी है वो इनलैंड एरिया में चला जाता है या आंतरिक भाग में चला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न वाली रिवर। तो ये है आपके कौन सी नदी है, साबी नदी या फिर साहिबी नदी। तो निकनेम क्या कहा जाता है इसको? अलवर का आपके शोक भी कहते हैं, अकबर के समय की नदी भी कहा जाता है इसको, अलग अलग जगह कुछ जगह से उपमाएं दी हुई होती है। फिर उसके बाद में सेंवर की पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर से ये नदी निकलती है, आगे बहते हुए आपके कोटपुतली बहरोड में आती है जहां पर जोधपुरा सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद में खैरथल तिजारा में आती है, फिर उसके बाद में अलवर की तरफ जाती है। मानसून में अलवर में फ्लड की कंडीशन हो जाती है, इसलिए इसे सोरो ऑफ अलवर या अलवर का स्टॉक कहा जाता है। आगे चलते हुए हरियाणा में जाती है अपने, तो इंटरस्टेट हो जाती है ये रिवर। फिर उसके बाद में हरियाणा में गुड़गांव या फिर पटौदी प्लेन में इस नदी की समाप्ति हो जाती है, या फिर आपकी ये नदी समाप्त हो जाती है। यहाँ से अपन आगे चलते हैं, अगली जो अपने रिवर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, रूपा रेल या फिर आपके वराह नदी। रूपा रेल या फिर आपके वराह नदी। रूपा रेल या फिर वराह, या वराही भी बोलते हैं इसको। तो रूपा की रेल देखते हैं कहां से निकलती है, रूपा रेल या फिर आपके वराह नदी। देखना, जयपुर के पास वाला क्षेत्र है, वहां से आपके कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से आपके, सॉरी जयपुर के पास नहीं, अलवर के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ कुछ पहाड़ियां, इन पहाड़ियों से आपके रूपा रेल या फिर वराह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? पहली तो बात है आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियां हैं। अलवर में आपके स्थान है जिसका नाम है थानागाजी। क्या नाम है? थानागाजी। और थानागाजी में आपके पहाड़ियां हैं उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की पहाड़ियां, या फिर आपके उदयनाथ हिल्स। उदयनाथ हिल्स या फिर आपके उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अलवर डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर आपके थानागाजी तहसील से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये नदी बहते हुए आगे पहुंचती है, और आगे चलते चलते ये नदी जाती है आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। भरतपुर से पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि केवल अलवर और भरतपुर दो डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है,
लेकिन अब बीच में एक नया डिस्ट्रिक्ट और बन गया है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपके डीग जिला या फिर आपके डीग डिस्ट्रिक्ट। तो दूसरा कौन सा जिला है? तो दूसरी बहती है ये नदी आपके डीग डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके डीग जिले में। यहां पर बहने के बाद में ये नदी जाती है आपके भरतपुर में। कहां पर जाती है? भरतपुर में। और भरतपुर में आगे चलते चलते एक गांव आता है और उस गांव का नाम है कुशालपुर। क्या नाम है? कुशालपुर। और यहां जाते हुए ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी ओरिजिनेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ओरिजिनेट डिस्ट्रिक्ट है इसका अलवर, थानागाजी तहसील से निकलती है और उदयनाथ हिल्स या उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। टीक जिले में बहती है, फिर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और कुशालपुर नाम का जो स्थान है वहां पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। यानी कि एंडिंग पॉइंट इसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनता है या फिर आपके अंतिम स्थान कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो अंतिम स्थान या फिर आपके एंडिंग पॉइंट जो है वो भरतपुर में कुशालपुर नाम के स्थान में। अब ये आप लोग याद रखो तो रख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक ऐसे फैक्ट नहीं पूछे गए। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इस नदी का उदय का कुशल मंगल कहां पर हुआ था? तो भरतपुर में हुआ था। तो उदयनाथ पहाड़ियों से निकली और कुशालपुर में क्या हो गई? पूरी हो गई। सह कुशल क्या हो गई? ये पूरी हो गई तो कुशालपुर में। अब इस नदी पर पहले एक डीग डीग में एक बांध बनता है या फिर एक डैम बनाया हुआ है और उस डैम का नाम है आपके सीकरी डैम। क्या नाम है? सीकरी डैम या फिर आपके सीकरी बांध। अब जो अपने रिसोर्सेज या जो किताबें अपने पास में है या आप लोग जो गाइड बुक पढ़ते हो उनमें इसको भरतपुर में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? भरतपुर में। जबकि डीग के जो बच्चे हैं, मैं एक बैच में पढ़ा रहा था तो उन बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ कि वास्तव में क्या आप लोग डीग के पास के ही हो, एकदम इस डैम के पास के ही हो, तो क्या वास्तव में ये डीग में ही है? तो उन्होंने बताया कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके हिसाब से, और बाकी जो उन्होंने एक दो रेफरेंस भी बताए उन रेफरेंस में मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो उनमें आपके ये सीकरी डैम कहाँ पर है? डीग में है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान में रखना। तो डीग में कौन सा बांध बना हुआ है? इस पर आपके सीकरी बांध बना हुआ है या फिर आपके सीकरी डैम बना हुआ है। फिर उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो इस नदी पर एक झील बनी हुई है और उस झील का नाम है आपके मोती झील, और वो झील बनी हुई है भरतपुर में। मोती झील। कौन सी झील है? मोती झील या फिर आपके मोती लेक। मोती लेक या फिर मोती झील, जिसको हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन खाद के लिए ये आपके फेमस है। इस मोती झील से एक केनाल निकाली गई है और उस केनाल का नाम है आपके सुजान गंगा। क्या नाम है? सुजान गंगा। तो इस केनाल को हम लोग कहते हैं सुजान गंगा केनाल। सुजान गंगा केनाल या फिर आपके सुजान गंगा नहर। सुजान सिंह के नाम पर है इसलिए इसको नाम दिया गया सुजान गंगा नहर या फिर आपके सुजान गंगा केनाल। इस कैनाल से जब यहाँ से वाटर सप्लाई की जाती है तो ये वाटर सप्लाई यहाँ से आगे जाते हुए एक फोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, और उस फोर्ट का नाम है आपके लोहागढ़ फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? लोहागढ़ फोर्ट। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ फोर्ट है जाट राजवंश का प्राइड है या फिर जाट राजवंश का आपके गर्व है। तो लोहागढ़ फोर्ट जो है आपके, इस लोहागढ़ फोर्ट के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है। कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर में जब स्थापत्य कला या फिर आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आर्किटेक्चर में आप लोगों के सामने आएगा अलग अलग प्रकार के दुर्ग होते हैं, जैसे कि एरण दुर्ग होता है, गिरी दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है, पारिक दुर्ग होता है, धानवन दुर्ग होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके फोर्ट होते हैं, किले होते हैं। तो वैसे ही अपने जो लोहागढ़ फोर्ट है इसके चारों तरफ एक खाई बनी हुई है। तो उस खाई में क्या होता है कि यहाँ से पानी भेजा जाता है, और वो पानी कहाँ से पहुंचता है? सुजान गंगा केनाल से। तो सुजान गंगा नहर से ये क्या करते हैं? यहाँ से पानी पहुंचता है। और इसीलिए जो ये आपके मोती झील है या फिर मोती लेक जो है, इसको आपके भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को भी कहते हैं और इस रूपा रेल या फिर आपके वराह नदी, इसको भी भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान में रखना। तो रूपा रेल या फिर वराह नदी को भी क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। भरतपुर की जीवन रेखा या फिर आपके क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहते हैं। कहाँ की कहते हैं? तो भरतपुर की कहते हैं। दूसरा, इसको स्थानीय भाषा में एक नाम और देते हैं, लोकल रीजन में या लोकल डायलेक्ट में इसको एक नाम दिया जाता है। वो नाम है इस नदी का लसवाड़ी रिवर। क्या है? लसवाड़ी। लसवाड़ी रिवर कहते हैं। तो ये विशेष तौर से आप लोग ध्यान में रखना। और लाइफलाइन किसकी कही जाती है? भरतपुर की। तो मोती झील को भी क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और इस रिवर को भी क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और आगे चलकर कुशालपुर में ये रिवर क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न की रिवर। तो कहां से निकली? उदयनाथ
पहाड़ियों से आपके थानागाजी अलवर से निकलती है, फिर उसके बाद में डीग में कौन सा डैम बना हुआ है, सीकरी बांध या फिर आपके सीकरी डैम बना हुआ है। फिर उसके बाद में भरतपुर में मोती झील बनी हुई है, मोती झील जो है उससे एक कैनाल निकाली जाती है जिसको सुजान गंगा कैनाल कहा जाता है, और इस कैनाल से आपके लोहागढ़ फोर्ट है, इसके चारों तरफ जो पानी की खाई बनी हुई है वहां तक पानी पहुंचाया जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना। और लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, और दूसरा आपके लोकल डायलेक्ट में इस नदी को क्या कहा जाता है, तो इस नदी को अपने कहते हैं लसवाड़ी रिवर। फिर इस नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उस नदी का नाम है आपके बाणगंगा। बाणगंगा रिवर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब आप लोगों ने महाभारत देखी होगी बी आर चोपड़ा की, या फिर कोविड के टाइम पीरियड में आप लोगों ने बी आर चोपड़ा का जो रीटेलीकास्ट हुआ था, या महाभारत का रीटेलीकास्ट, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा होगा कि अपने जैसे एकता कपूर वाली महाभारत देखी होगी, कुछ लोगों ने ऐसा होगा कि महाभारत जो अपने इस पे स्टार प्लस वाला जो चैनल था उस पे आई थी, अपने हॉट स्टार वाले पे। अलग अलग प्रकार की महाभारत अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आप लोगों ने देखी होगी। उस महाभारत में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। उस कहानी में जिक्र आता है आपके बाण और बाण के साथ में गंगा का। तो यहां पर आपकी ये जो नदी है, इस नदी का आपके बाण से संबंध कैसे है? तो बाण से संबंध यूं है कि ये नदी पुराने समय में आपके एक जनपद हुआ करता था। जब हिस्ट्री में आप लोग जनपद पढ़ोगे तो यहाँ पर मत्स्य जनपद होता था, और मत्स्य जनपद में आपकी एक राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, या एक क्षेत्र हुआ करता था, अपन यूं कह सकते हैं विराटनगर। और विराटनगर में जैसे कि पांडवों को आपके जैसे वनवास मिला हुआ था, प्रभु श्री राम को हम लोग पढ़ते हैं कि वनवास मिला हुआ था, लेकिन उनको वनवास के साथ में 1 साल का अज्ञातवास भी मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अज्ञात के रूप में रहना है, अननोन पर्सनैलिटी के रूप में रहना है। आपका किसी के भी सामने आना, यानी कि वापस आपका वनवास वहीं से स्टार्ट होना। यानी कि 1 साल तक किसी के द्वारा भी आपको पहचाना नहीं जाना चाहिए। या तो आप ऐसी जगह रहो कि किसी को आप दिखाई ही नहीं दो, या आप इस तरीके से रहो कि किसी को आप पहचान में ही नहीं आओ। तो यहाँ पर जब अर्जुन और अर्जुन के साथ में जितने भी पांडव थे वो अज्ञातवास गुजार रहे थे, दुर्योधन को कहीं से खबर मिली कि वहां पर पांडव जो है विराटनगर में अपने इंद्रप्रस्थ दिल्ली की तरफ है, और इधर अपने विराटनगर वाला क्षेत्र, तो ये यहाँ से अपने सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला एरिया था कि भाई विराटनगर के पास में पांडव जो हैं वहां के राजा के पास में रुके हुए हैं। अब रुके हुए हैं तो अर्जुन को वैसे भी श्राप था कि तुझे एक बार मतलब ऐसे नपुंसक से स्त्री के से बेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि उर्वशी और मेनका के सामने जब अर्जुन गए थे तो वहां पर अर्जुन ने अपना एटीट्यूड दिखाया। हालांकि वो कई बार क्या होता है, अभिशाप वरदान बन जाता है। अर्जुन के लिए ये अभिशाप वरदान बना था, इसलिए कई बार हम कई एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं या हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं होता जिंदगी वहां पर खत्म होती है। उससे आगे हो सकता है कि कोई और जोरदार काम के लिए चीज बनी हुई हो, और जोरदार काम के लिए आप चुने गए हो। तो यहाँ पर स्त्री के बेस में अर्जुन जो है वो रहते हैं। तो पांडवों को पता था कि भाई कौरव कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, उधर से दुर्योधन लालायित होके आक्रमण करता है। और यहाँ आने के बाद में जब वो भीष्म के साथ में ऐसे तीर वगैरह चलाते हैं तो सामने से अर्जुन होता है, और अर्जुन इनको बचाने का प्रयास करता है। तो जब अज्ञातवास में ये लोग जाते हैं तो अपने जो शस्त्र होते हैं, जितने भी वेपन्स होते हैं, उनको एक पेड़ के ऊपर रख देते हैं कि भाई वेपन से अब अर्जुन का जो गांडीव है उसको देख के तो हर कोई पहचान जाएगा कि यार ये अर्जुन है। तो वहां पर इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जितने भी थे तो उन वेपन्स को रख दिया। अब हमेशा ये होता है, सिद्धांत ये होता है कि जब काफी समय के बाद में हम शस्त्रों को उठाते हैं तो उनका पहले पूजन या शुद्धिकरण, यानी कि उनकी प्योरिटी जरूरी होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा रामनवमी को शस्त्र पूजन किया जाता है। और ये इसी समय अर्जुन ने क्या किया था, उन शस्त्रों को वापस धोने के लिए यहाँ पर एक तीर मारा, और तीर से गंगा निकली। तो वो तीर जो था, उस तीर को हम बाण कहते हैं, और जो नदी निकली उसको गंगा कहा जाता है। फिर उसके बाद में अर्जुन ने युद्ध किया और वापस भगा दिया था सभी कौरवों को। तब भीष्म कहते हैं कि भीष्म को प्रणाम करने के लिए वो एक तीर चलाते हैं, तो भीष्म द्वारा कहा जाता है ये निसंदेह तीर जो है, ये बाण जो चल के आया ये अर्जुन का है। इस हिसाब से, इस तरीके से और इतनी सटीकता से कोई और नहीं चला सकता। तो यहाँ पर इस नदी का नाम क्या पड़ता है? बाणगंगा, क्योंकि बाण से इस नदी का क्या माना जाता है? ओरिजिन माना जाता है, या फिर आपके ओरिजिनेट। तो पांडवों से भी जुड़ी हुई है। अब अर्जुन से जुड़ी होने के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं। अपने माइथोलॉजी या फिर अपने होली जो टेक्स्ट हैं उनमें हम लोग पढ़ते हैं, तो गंगा ऑफ अर्जुन कहा जाता है इसको। गंगा ऑफ अर्जुन कहते हैं। दूसरा, इस शस्त्र जो ताले में पड़े हुए थे, तो ऐसे याद रख लेना कि इस नदी को और क्या कहा जाता है? ताड़ा नदी भी कहा जाता है, ताड़ा रिवर कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? ताड़ा रिवर, या फिर आपके ताड़ा नदी भी बोलते हैं।
फिर उसके बाद में ये नदी पहले किसी और नदी में जाकर मिलती थी जो कि आपके यमुना रिवर थी, लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे इसमें जल स्तर कम होने लगा, वाटर कैपेसिटी इसकी कम होने लगी, या वाटर का लेवल जो है वो कम होने लगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे अपने मूल स्थान से पहले ही क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो जो अपने मूल स्थान से या अपनी कोई चीज गंवा देता है, जैसे आप लोग अपनी गर्दन है, आपकी गर्दन काट दी जाए तो आप लोगों ने सुना होगा कहानियों में नस कटिया भूत, यानी कि नस यानी गर्दन और कटिया मतलब कि कटी हुई, तो गर्दन कटा हुआ जो भूत होता है अपने, वैसे ही इस नदी का क्या हो जाता है, आगे वाला जो भाग है वो भाग समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है बी हेडेड रिवर, या फिर इस नदी को कहा जाता है रुंडित नदी। कौन सी नदी कहते हैं, रुंडित नदी, या फिर आपके बी हेडेड रिवर कहा जाता है इसको, बी हेडेड रिवर। और 2012 में 2012 में इसको ये मान्यता दी गई। कब दी गई, 2012 में इसको बी हेडेड रिवर, क्योंकि आगे वाला जो भाग है स्टार्ट होती है वो पूंछ वाला भाग, और आगे की तरफ जब ट्रिब्यूटरी के रूप में दूसरी नदी में ये मिलेगी तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है, तो वहां पर इसका सर कहा जाता है, तो बी हेडेड यानी कि इसका सर कट गया। तो अब ये इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न में, तो आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले ऐसी कौन सी नदी थी जो बे ऑफ बंगाल के रिवर सिस्टम से या बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से जुड़ी हुई थी लेकिन वर्तमान में आंतरिक अपवा तंत्र में शामिल है, तो वो कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी, या अर्जुन की गंगा, या ताड़ा, या फिर आपके रुंडित नदी है। अब इस नदी के बारे में पढ़ते हैं, इस नदी का फ्लो कहाँ कहाँ पर है, कैसे है। तो ये नदी जो आपके ओरिजिनेट होती है, इस नदी का ओरिजिनेट पहले से आपके कोटपुतली बहरोड, कहाँ से निकलती है ये, कोटपुतली बहरोड से निकलती है, कोटपुतली बैरोड में। यहां पर पहाड़ियां हैं आपके बैराट की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ियां, या फिर आपके बैराट हिल्स, जहां पर आप लोग पढ़ते हो अशोक का बाबरू शिलालेख या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, बुद्ध जो धर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ बैराट की पहाड़ियां या फिर आपके बैराट हिल्स है, इनसे ये नदी निकलती है, और नदी कोटपुतली बहरोड से निकलने के बाद में आगे प्रवेश करती है, और अगला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट है आपके जयपुर। पहले ये विराट जो था आपके, तो ये जयपुर में ही आया करता था, अब आपके कोटपुतली बहरोड में, इसलिए इसका ओरिजिन पैलेस या फिर आपके उद्गम स्थल जो है नदी का वो कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में, और बैराट की पहाड़ियों से ये नदी क्या होती है, उद्गम होता है इसका, या फिर ओरिजिनेट होती है। यहां से आगे चलती है और ये नदी पहुंचती है आपके जयपुर, कहाँ पहुंचती है, जयपुर। और जयपुर में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जो पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा का विषय रहा हुआ है, और इस बांध को हम लोग क्या कहते हैं, रामगढ़ बांध कहा जाता है। कौन सा बांध कहते हैं, रामगढ़ बांध। जयपुर में सिंचाई और जयपुर में पानी की सप्लाई के लिए इस बांध को क्या किया गया था, बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इस बांध पर आपके बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है, भूमि जो है वो लोगों द्वारा इलीगल तरीके से एडॉप्ट कर ली गई है, या उस पर कब्जा कर लिया गया है, या अतिक्रमण कर लिया गया है। फिर उसके बाद में सरकार द्वारा और कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया, और संज्ञान लेने के बाद में अब पिछले कुछ दिनों में इस पर कृत्रिम वर्षा करवाने का प्लान बनाया गया था। हालांकि जब आप लोग ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ते हो, या कोई ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, तो उनमें आप लोग दो थ्योरी पढ़ते हो, एक संभववाद की थ्योरी आती है और एक निश्चयवाद की। एक तो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी होती है, एक नियो डिटर्मिनिज्म की। तो नियो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है उसमें अपने ह्यूमन बींग को स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि वो क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकता है, जैसे अमेरिका ने वियतनाम वॉर के टाइम में करवाई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा सा कुछ सोच के कि भाई आर्टिफिशियल रेनफॉल एक बार करवा के इस डैम में क्या किया जाए, बादल वादल बना के ऐसे गैस वैस छोड़ के, जो आप लोग साइंस में पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होता है वर्षा करवाने का, तो वो ड्रोन वगैरह वो फैल हो गए, तो काफी हास्य का विषय भी बना। तो कई दिन वैसे पीछे ये चर्चा में रहा हुआ था। तो जयपुर में कौन सा बांध है इस नदी पर, आपके रामगढ़ बांध है। आगे जब ये नदी आती है तो अगला जो डिस्ट्रिक्ट है इस नदी पर वो कौन सा है, आपके दौसा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पहुंचती है ये, दौसा डिस्ट्रिक्ट में आपके पहुंचती है। दौसा के बाद में आगे चलते हुए ये नदी पहुंचती है आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब होता क्या था, पहले ये नदी भरतपुर के बाद में आगे बहते हुए ये नदी जाती थी, और इधर से आपकी एक नदी बहती, और उस नदी का नाम था यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी, या फिर आपके यमुना रिवर था। और इस यमुना नदी में जाकर मिल जाती, यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती थी। अब भरतपुर के बाद में इस नदी में वाटर कैपेसिटी इतनी बचती नहीं है कि अब ये नदी यहां तक जाके क्या करे, मिल जाए। तो पहले तो आपके इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा था, तो इसका एंडिंग पॉइंट था आगरा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, आगरा डिस्ट्रिक्ट। और आगरा में एक स्थान है जिसका नाम है आपके मुरादगंज, और यहां पर जाके ये क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती, यानी कि यमुना नदी में मिल जाती, यमुना की ट्रिब्यूटरी के रूप में या सहायक नदी के रूप में जानी जाती।
अब वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी होती है कि ये नदी कहाँ पर समाप्त हो जाती है, तो ये नदी आपके भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। तो इस नदी का अंतिम स्थान या फिर आपके एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो अंतिम स्थान या एंडिंग पॉइंट आप लोग याद रखना, तो वो एंडिंग पॉइंट है भरतपुर। कौन सा है एंडिंग पॉइंट? भरतपुर। तो भरतपुर में ये नदी जब समाप्त हो जाती है, तब यहाँ जो ये इस नदी का सर था, वो आप लोग ऐसे याद रख लेना कि वो कट गया। इसके कारण इस नदी को क्या कह दिया जाता है? रुंडित नदी या फिर आपके बी हेडेड रिवर कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? रुंडित नदी या फिर बी हेडेड रिवर। की ऐसी नदी जो पहले किसी और नदी में मिलती थी, किसी और नदी की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन वर्तमान में वो उससे पहले समाप्त हो जाती है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट बन जाती है, तब इसको क्या कहा जाता है? रुंडित नदी या फिर आपके बी हेडेड रिवर। अब जब ये नदी यहाँ पर बहती थी, तो यमुना और ये भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच में आपके एक प्लेन एरिया बनता था, जो कि अभी भी प्लेन एरिया पाया जाता है। पुराने जलोढ़ के यहाँ पर जमाव पाए जाते हैं। इस प्लेन एरिया को कहा जाता है रोही दोआब। क्या कहते हैं इसको? रोही दोआब। जब हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों के नाम आएगा कि तृतीयक पेनिप्लेन या टर्सरी पेनिप्लेन कहा था इसको हेरोन ने, और हेरोन ने जो टर्सरी पेनिप्लेन कहे थे, वो आपके टर्सरी पेनिप्लेन किसके रूप में जाने जाते हैं? तो वो ईस्टर्न प्लेन एरिया जो है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें आपके भरतपुर से यमुना के बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जुड़ा हुआ जो पार्ट है, इसमें मैदानी भाग है, ओल्ड एल्यूवियल डिपोजिशन है, उनको क्या कहा जाता है? रोही दो आब। दो आब का मतलब, आब का मतलब होता है नदियां, और दो का मतलब होता है दो नदी, और रोही यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अब रोही से भी आप लोग ध्यान में रखना कि रोही कई जगह आता है आपके। जैसे कि मैं यूं कहूं कि रोही शब्द है, वो 3-4 जगह आप लोगों के काम आएगा राजस्थान में। एक तो रोही होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा एक गांव बसा हुआ है, इस गांव के चारों तरफ ये बीहड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बीहड़ क्षेत्र, जिसको बीहड़ ना बोल के सही एग्जैक्ट जो वर्ड होता है वो बीड़ होता है, क्योंकि बीहड़ जो है वो पाए जाते हैं आपके चंबल एरिया में, जबकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आपके बीड़ पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के चारों तरफ का क्षेत्र है, तब तो इसको हम लोग कहते हैं ओरण। क्या कहा जाता है? ओरण। तोरण अलग होता है, ओरण अलग होता है। ओरण मंदिर के चारों तरफ जो पवित्र भूमि होती है, होली पैलेस या होली लैंड जो होती है, उसको हम लोग ओरण कहते हैं। आपके आरएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब ओरण ना होकर या फिर मंदिर के चारों तरफ की भूमि ना होकर अगर गांव के चारों तरफ की सीधी भूमि है, जहां पर निर्जन क्षेत्र पाया जाता है, पेड़ पौधे मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और इसी बीड़ का जो दूसरा शब्द है वो कौन सा शब्द है? रोही। कौन सा शब्द है? रोही। तो ये ध्यान में रखना, हो सकता है कि आगे कभी एग्जाम में इन 3-4 शब्दों के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए। फिर उसके बाद में अगला शब्द आता है आपके रोही। तो राजस्थान में जब हम लोग देखते हैं, तो आपके लूणी और अरावली के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, कि इधर अरावली पाई जाती है, इधर आपके लूणी बहती है, यहाँ पर जो उपजाऊ क्षेत्र या फिर आपके हरा भरा क्षेत्र या ग्रीनलैंड एरिया है, इसको आपके कहा जाता है रोही का मैदान। क्या कहते हैं इसको? रोही का मैदान कहते हैं। तो दूसरा रोही ये है, और तीसरा रोही जो है वो आपके यहाँ पर रोही दोआब पाया जाता है, जो दो नदियों के बीच में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फैक्ट ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न आपको प्री में भी पूछे जा सकते हैं, और मेंस में भी हो सकता है किसी एक बड़े प्रश्न के साथ में इसको चिपका दिया जाए, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो रोही दोआब यहाँ पर बनता है, जो कि यमुना और इधर आपके कौन सी नदी है? बाणगंगा नदियां, इन नदियों के बीच में बनता है। तो यहाँ पर आती है इसकी बात। तो पहले यहाँ रामगढ़ बांध, अब आते हैं हम भरतपुर में, कि भरतपुर में इस नदी की और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो भरतपुर में इस नदी पर आपके बना हुआ है एक डैम, और उस डैम को हम लोग कहते हैं अजान बांध। तेरी सुबह दी अजान में, तेरी शाम दी अजान में, तेरे नाम कर देवा जान में। तो ये भाई अजान, अजान का मतलब होता है प्रेयर करना। तो यहाँ पर कौन सा डैम बना हुआ है? अजान डैम बना हुआ है भरतपुर में। और इसी अजान डैम के पास में आपके, या इसके पास वाला जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपके केवला देव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? केवला देव अभ्यारण्य। तो इस केवला देव अभ्यारण्य में आपके क्या स्थित है? तो अजान बांध या फिर अजान डैम आपके स्थित है। और इस डैम में जब पानी की कमी हो जाती है, तो आगे हम लोग एक नदी पढ़ेंगे जिसका नाम गंभीर या गंभीरी, दोनों क्यों पढ़ते हैं वो मैं बताऊंगा। तो वहां से एक उस नदी पर आपके एक डैम बनता है, और उस डैम का नाम है पांचना डैम। क्या नाम है? पांचना डैम या फिर पांचना बांध, जो आता माची भद्रावत भैंसावत बरखेड़ा, जो 5 नदियों के कारण बनता है, तो उसे हम कहते हैं पांचना डैम। तो ये पांचना डैम जो है आपके, इस पांचना डैम से क्या की जाती है? वाटर सप्लाई की जाती है, या फिर आपके जल आपूर्ति की जाती है। और वो जल आपूर्ति कहाँ पर की जाती है? वाटर सप्लाई आपके, तो ये वाटर सप्लाई की जाती है आपके अजान बांध या फिर अजान डैम में। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। तो ये अजान बांध जो है वो कहाँ पर? आपके भरतपुर में है।
अब इसके पास में, यहाँ पास वाले क्षेत्र में एक नदी और ध्यान में रखना, भरतपुर में एक आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न की एक नदी और बहती है, जिस नदी का नाम है कुकुंद नदी। नाम नाम याद रखना आपके, कुकुंद नदी। कौन सी नदी है? कुकुंद नदी, जिस पर आपके बंद बारेठा स्थित है। क्या स्थित है? बंद बारेठा स्थित है। बंद बारेठा अभ्यारण्य या फिर आपके बंद बारेठा सेंचुरी स्थित है। तो ये और एक भरतपुर में नदी याद रख लेना, कई बार हो सकता है ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर ये किस नदी की बात थी? तो ये आपके बाणगंगा नदी की बात है। कौन सी नदी की बात है? बाणगंगा। बैराठ की पहाड़ियां कहाँ से निकलती है? कोटपुतली से निकलती है, कोटपुतली बैरोड से, फिर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ बांध बना हुआ है, फिर उसके बाद दौसा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, फिर उसके बाद भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अजान बांध या अजान डैम बना हुआ है, जो कि आपके केवलादेव अभ्यारण्य जो है या केवलादेव सेंचुरी जो है उसको आपके वाटर सप्लाई भी करता है। और इसमें अगर पानी कम होता है तो पांचना डैम, जो कि आपके करौली वाले क्षेत्र में, तो यहाँ से आपके नदियां जो होती है उनमें पानी इकट्ठा होकर पांचना से कहाँ आता है? तो पांचना से आपके अजान डैम में पानी आता है। फिर उसके बाद में जब आगे नदी चलती है तो भरतपुर में ये समाप्त हो जाती है। पहले यमुना में मिलती थी, इसलिए वर्तमान में इसको रुंडित या बी हेडेड रिवर या इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न की नदी कहा जाता है। दोनों के बीच में दो दोआब एरिया बनता है, उस दोआब एरिया को रोही का दोआब कहा जाता है। क्लियर है बात? चलो अब आगे चलते हैं, और जयपुर की एक फेमस नदी है और उस नदी का नाम है आपके अमानिसा का नाला या फिर आपके द्रव्यवती नदी। कौन सी नदी है? अमानिसा का नाला या फिर आपके द्रव्यवती नदी। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जयपुर अगर आप आए हो, घूमे हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल निसंदेह इस नदी को देखा होगा, और इस नदी का नाम है आपके द्रव्यवती नदी, या फिर इस नदी को हम लोग कहते हैं अमानी शाह का नाला। अमानी शाह का नाला। जब हम लोग पहली बार जयपुर पढ़ने आए थे तब उस समय ये अमानी शाह का नाला ही हुआ करता था। क्या होता था? अमानी शाह का नाला। इसके पास में ही नहीं बैठा जाता था। अमानी शाह का नाला ही कहते हैं इसको। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? द्रव्यवती रिवर। अब पहला तो इस बात को समझना कि इसको रिवर क्यों नाम दिया गया। आप लोग ये कह सकते हो कि सर इसको अमानी शाह का नाला ही कहते थे, नदी कहने की जरूरत क्या होती? नदी किसी भी वाटर बॉडी को घोषित करने के बाद में या उसको रिवर के रूप में डिफाइन करने के बाद में उस पर कानूनी प्रावधान लागू हो जाते हैं। क्या लागू हो जाते हैं? कानूनी प्रावधान लागू हो जाते हैं। एक्ट लागू हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उन कानूनी प्रावधानों का जब उल्लंघन किया जाता है तो उनके लिए आपके सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट मिलती है। इसका मतलब कि इस वाटर बॉडी को क्या किया जा सकता है? प्रोटेक्ट किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग या फिर आपके कानून के अकॉर्डिंग। तब इसको अमानिसा नाले से क्या कर दिया गया? द्रव्यवती नदी बना दिया गया। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट आपको दिया गया, या जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया वो कंपनी थी आपके टाटा, और टाटा के साथ में संगाई फ्रेमवर्क। कौन सी कंपनी थी? टाटा, और टाटा के साथ में आपके संगाई फ्रेमवर्क। तो इन कंपनियों को ये काम दिया गया और बताया गया कि भाई आप लोगों को क्या बनाने हैं? एक नदी बनानी है, उसको प्रॉपर रिवर का सिस्टम देना है, या फिर आपको रिवर या नदी का सिस्टम देते हुए साथ में इस पर रिवर फ्रंट पार्क भी बनाने। क्या बनाने हैं? रिवर फ्रंट पार्क भी बनाने, ताकि इस नदी को एक तो प्रोटेक्ट किया जा सके और दूसरा लोगों के आने जाने के लिए या फिर आपके घूमने फिरने के पैलेस बन जाए। तो इसको रिवर फ्रंट पार्क के रूप में इस नदी को डेवलप किया गया। अब बात करते हैं ये नदी निकलती कहाँ से है और कैसे इस नदी का ओरिजिनेट होता है और कहाँ तक ये नदी आपके जाती है। तो जब भी आप लोगों ने, जयपुर जो रह रहे हैं उनके सामने अगर बारिश का मौसम आता है, बादल बादल निकल जाते हैं, तो वो सबसे पहले भागते हैं आपके नाहरगढ़ की तरफ। कहाँ भागते हैं? नाहरगढ़ की तरफ। जेनजीज का विशेष पैलेस बना हुआ है आजकल, उनके लिए विशेष स्थान बना हुआ है। इसीलिए इसके ऊपर जो पार्क भी बने हुए वो जेनजीज का अपने हेवन कह सकते हैं, या जेनजी जो ब्रीड है अपने, उनका स्वर्ग बना हुआ है वो आजकल। फोटोग्राफी और सिटी पार्क में ऐसे देखोगे। कई बार मैं तो एक बार बाहर से निकला, 10 एक मिनट रुका, इतने में एक पास से लड़का ऐसे गुजरा फ्लिप मारते हुए। मैंने कहा ये क्या? बोले तुम जिंदगी में पीछे रह गए। मैंने कहा कैसे? बोले फ्लिप मारने से। तो बोले यहाँ सिटी पार्क है और तुमने फ्लिप नहीं मारी तो जिंदगी में तुम्हें यू टर्न मार लेना चाहिए। मैंने कहा यू टर्न नहीं मार लूंगा मैं, ठीक रहेगा। फ्लिप मारने से तो आंतड़ियां सारी एक हो जाएगी, तो मुझे तो इकट्ठा करके ले जाना पड़ेगा। मारवाड़ी में जो सौर के बेड़ो करके ले जाना पड़ा वो मन। तो यहाँ नाहरगढ़ से एक जगह है जिसका नाम है आथुणा कुंड। क्या नाम है? आथुणा कुंड। इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोग विशेष तरह से ध्यान में रखना कि ये आपके राजस्थानी शब्द है। कौन सा शब्द है? राजस्थानी शब्द। तो आथुणा कुंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह
या एक आपके वाटर बॉडी बनी हुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंड कहते हैं। वाटर कंजर्वेशन मेथड या जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकें हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। अथुणा का मतलब होता है चार दिशाएं होती हैं अपने, उत्तर दिशा, नॉर्थ आपके, फिर साउथ, फिर उसके बाद में वेस्ट और इधर आपके ईस्ट। राजस्थानी भाषा में ईस्ट को तो कहा जाता है अगुणा, उत्तर दिशा को कहा जाता है उत्तरादा, दक्षिण दिशा को कहा जाता है आपके दिखणादा, और आपके यहां पर पश्चिम दिशा को कहा जाता है अथुणा। तो जो नॉर्मली आप लोगों ने घर में अगर बूढ़े बड़ोरों के पास में आप लोग बैठे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार वो ये कहते हैं कि अपने घर या मकान जो बनाया जाता है वो दिखणाद बारने का नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका मेन गेट या उसकी पौड़ी जो होती है, एंट्री गेट होता है, वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, या फिर आपके टी पर नहीं होना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो बताते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके होते हैं अपन, या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाते हैं या बैठे रहते हैं या फिर एंटर करते हैं, तो वो ऐसा कहा जाता है। या तो ये दिशा जो होती है वो पितृ या फिर आपके पूर्वजों के लिए होती है, या फिर इस दिशा के बारे में कहा जाता है भूतों के लिए होती है, या फिर आपके पिशाचों के लिए होती है ये दिशा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रावण का वध करने के लिए या कोई जंग जीतने के लिए, एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने सुना होगा कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो लंका को जीतने जाते हैं। तो किसी भी चीज में अगर विजय प्राप्ति करनी होती है, शत्रु बाधा हटानी होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुंदरकांड सुना होगा, सुंदरकांड में त्रिजटा कहती है कि रावण है वो क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है गधे पर बैठा हुआ और मुंह काला किए हुए, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ सपने में किसी का दिखाई देना, डेथ का सिंबल। तो यहाँ जो ये स्थान है, ये जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड को आपके पश्चिम दिशा के कारण क्या कहते हैं, अथुणा कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा के कारण अथुणा कुंड। तो ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखना भाई। यहां से ये नदी निकलती है, निकलने के बाद में आगे आती है जयपुर में, और जयपुर में अपने जल महल वाला जो क्षेत्र है उधर से गुजरती है। गुजरते गुजरते जयपुर शहर के बीच बीच में बहते हुए आगे चलती है और काणोता डैम के पास जाकर समाप्त हो जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इस पर जो पार्क बने हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इस नदी के पास में क्या बनाया गया है, आपके रिवर फ्रंट साइड क्या बनाया गया है, रिवर फ्रंट साइड। जहां पर भी आप इस नदी के पास पास में जाओगे, ऐसा आपको एक ट्रैक बना हुआ मिलेगा, और इस ट्रैक को क्या कहा जाता है, रिवर फ्रंट साइड पार्क। रिवर फ्रंट साइड, या फिर इसको कहते हैं रिवर फ्रंट साइड पार्क। तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में जब आगे चलते हैं अपने, तो यहां पर आता है आपके एक स्थान जयपुर में, और उसका नाम है पानीपेच। क्या नाम है, पानीपेच। और यहाँ पर आपके बर्ड पार्क डेवलप किया गया है। क्या डेवलप किया गया है, बर्ड पार्क डेवलप किया गया है। तो पहला तो आप लोग ये ध्यान रखना, पानीपेच नाम का स्थान है, वहां पर आपके क्या डेवलप किया गया है, बर्ड पार्क। पानीपेच में आपके बर्ड पार्क डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद में जब आगे चलते हैं यहां से, तो यहां से आगे गुजरने के बाद में अपन लोग पहुंचते हैं मानसरोवर वाले क्षेत्र में, और यहां पर आपके आतंक प्रारंभ होता है जेनजीज का। मैं पहले मानसरोवर रहा करता था, हालांकि अभी भी मानसरोवर ही स्थान है, कि मानसरोवर जैसे कि अपने विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सूटेबल जगह है। तो पहले ये अमानिसा का नाला था, तब तो कोई नहीं रहते थे, कई बार ऐसे हंसी मजाक करते, तो एक बार हम बैठे थे तो पास में सीधा नाले के अंदर जाके गिर गए थे। तो वो आपने रन मूवी वाला देखा होगा कि गंगा बोल के गंदे नाले में कुदा दिया, काहे का दिल्ली शहर है बे। तो वो ऐसी सी फीलिंग बच्चों को यहाँ आती। फिर उसके बाद में यहाँ पर पार्क बना दिया। अब भाई साहब, जिन्होंने जिंदगी में कभी भी योगा नहीं किया था, कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, वो सारे के सारे यहाँ पर एक पार्क बनाया गया था मानसरोवर में पहले, और उस पार्क का नाम था लैंडस्केप पार्क। क्या नाम था, लैंडस्केप पार्क। तो यहाँ पर एक पार्क बनाया गया, लैंडस्केप पार्क। बड़ा शानदार पार्क है, लेकिन लोग तो लोग हैं, तो अपने पार्कों का तो फिर बाद में सत्यानाश, और वहां पर मतलब अलग अलग प्रकार के मनोरम दृश्य मिलते हैं। अब उन दृश्यों को आप लोग भी समझ गए होंगे, और मैं भी समझ ही रहा हूं। तो यहाँ पर लैंडस्केप पार्क, लैंडस्केप पार्क के पास में अब एक बड़ा सा पार्क और डेवलपमेंट किया गया है। थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं, वीटी रोड नाम की एक स्थान है, और यहाँ पर आपके सिटी पार्क डेवलप किया गया है। कौन सा पार्क डेवलप किया गया है, सिटी पार्क। हालांकि ये पार्क इस द्रव्यवती नदी के एकदम किनारे पर नहीं है, थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं अपन 300-400 मीटर, तब ये आपके पार्क आता है। लेकिन माना ऐसा जाता है कि ये द्रव्यवती नदी या आपके द्रव्यवती रिवर जो है, इसका जो रिवर फ्रंट साइड का जो प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ इसको मानते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरा आपके कौन सा है, सिटी पार्क बना हुआ है। तो वीटी रोड के पास सिटी पार्क, और आपके उसके ऑपोजिट जैसे कि मानसरोवर में तीन रास्ते निकलते हैं,
बीच से आपके मध्यम मार्ग, इधर से आपके शिप्रापथ और इधर से आपके न्यू सांगानेर रोड। तो इस पर तो बना हुआ है आपके सिटी पार्क मध्यम मार्ग पर, और इधर बना हुआ है आपके शिप्रापथ पर लैंडस्केप पार्क। तो ये दो पार्क आपके पास पास में बने हुए। फिर यहाँ से ये नदी आगे चलती है और आगे चलते चलते आपके कहाँ पर पहुंचती है, सांगानेर में पहुंचती है। और सांगानेर में इस नदी पर एक पार्क बनाया गया है और उस पार्क को कहा जाता है आपके बम्बाड़ा पुलिया पार्क। कौन सा पुलिया पार्क है? बम्बाड़ा पुलिया पार्क, या बम्बाड़ा फ्लाईओवर पार्क भी इसको बोलते हैं। बम्बाड़ा फ्लाईओवर पार्क या फिर आपके बम्बाड़ा पुलिया पार्क, और ये कहाँ पर स्थित है? सांगानेर में। तो ये पार्क ध्यान में रखना। आगे जाकर ये नदी क्या हो जाती है आपके, समाप्त हो जाती है कानोता डैम के पास, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह की नदी, या फिर आप लोगों के इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न वाली रिवर कहते हैं। कौन सी नदी है? तो ये नदी है भाई आपके अमानिसा का नाड़ा, जिसको अब वर्तमान में हम लोग किसके रूप में जानते हैं? द्रव्यवती नदी के रूप में। जयपुर शहर के बीच में से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना। रिवर फ्रंट साइड पार्क डेवलप किए गए हैं। पहला बर्ड पार्क जो कि पानीपेच में, दो पार्क मानसरोवर में। पहला आपके लैंडस्केप पार्क और दूसरा पार्क जो है वो सिटी पार्क है। फिर उसके बाद में आपके सांगानेर में आते हैं बम्बाड़ा पुलिया पार्क आप लोगों के डेवलप किया गया है। तो ये यहाँ पर कौन सी नदी की बात थी? तो ये है आपके नाहरगढ़ से अथुणा कुंड से निकलने वाली नदी, जिसको द्रव्यवती नदी कहते हैं अपन। फिर उसके बाद में लास्ट आती है आपके सांबर लेक में या सांबर नदी में गिरने वाली, या सांबर झील में गिरने वाली नदियां। सांबर झील की नदियां या फिर आपके रिवर ऑफ सांबर, सांबर लेक। तो यहाँ पर आपके जैसे कि ये सांबर लेक बनी हुई है, इस सांबर लेक में मेजरली चार नदियां आती है। आप लोगों को चार याद रखनी है, क्योंकि छोटे छोटे और बहुत से नाले हैं जो पास से आके, क्योंकि इधर वाला क्षेत्र पहाड़ियां हैं। क्योंकि हम सांबर को क्या मानते हैं? बोल्सन का एग्जाम्पल मानते हैं। क्या मानते हैं? सांबर को बोल्सन का एग्जाम्पल मानते हैं। पर्वतों से घिरी हुई जल बेसिन, सराउंडेड बाई माउंटेन्स या सराउंडेड बाई हिल्स, कोई भी वाटर बॉडी जो होती है, जल बेसिन जो होती है, उसको क्या कहा जाता है? बोल्सन का एग्जाम्पल उसको माना जाता है। तो यहाँ पर जो ये बॉल्सन का एग्जाम्पल मानते हैं, इस बॉल्सन के एग्जाम्पल के कारण यहाँ से कुछ छोटी छोटी और बहुत सी रिवर्स आके मिलती है। लेकिन मेजरली हमें क्या याद रखनी है? इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। और ये निकलती है आपके जयपुर से। कहाँ से निकलती है? जयपुर से। और जयपुर में है मेंथा से एम, और एम से याद रख लेना मनोहरपुर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? मनोहरपुर की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को या हिल्स को हम लोग पढ़ेंगे, जो अरावली की पहाड़ियां हैं आगे चलकर, या हिल्स को जिनको कि हम आपके फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ जयपुर से ये मेंथा नदी जो है मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर में बहते हुए आगे बीच में ये एंटर करती है। थोड़ा सा याद रख लेना, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर एंटर करती है? डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में। बीच में थोड़ा सा पार्ट होता है, वहां से एक कट मारती है, और कट मारते हुए क्या कर जाती है? आपके सांबर झील में एंटर करती है। अब इस नदी की खासियत ये है कि इसमें सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक या आपके सैलिनिटी कैरी करने वाली नदी यही है। सबसे ज्यादा नमक लेकर आती है, सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी, यानी कि सैलिनिटी कैरी करने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपके मेंथा नदी है। फिर उसके बाद में इधर सदर्न पार्ट की तरफ से, इधर से एक नदी आती है दक्षिण की तरफ से, और उस नदी को हम लोग कहते हैं रूपनगढ़। क्या कहा जाता है इसको? रूपनगढ़। स्थानीय भाषा में तो इन लोगों के द्वारा इनको नाले ही कहा जाता है, रूपनगढ़। और ये नदी आपके अजमेर, अजमेर के पास में एक टाउन है जिसका नाम है किशनगढ़, और किशनगढ़ के पास से ये नदी निकलती है। और आगे चलते हुए यहाँ पर इस नदी के किनारे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक संप्रदाय या फिर आपके सेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय का जो सलेमाबाद है, वो सलेमाबाद यहाँ पर स्थित है, इस नदी के किनारे पर। कहाँ पर स्थित है? इस नदी के किनारे पर आपके सलेमाबाद या फिर आपके निम्बार्क सेक्ट की प्रधान पीठ या मेजर या सेंटर पॉइंट यहाँ पर स्थित है। यहां से आगे जाने के बाद में बीच में एक छोटा सा कट मारती है और जयपुर पहुंचती है। ये जयपुर की बाउंड्री में मतलब एंटर करती है, और एंटर करने के बाद में आगे वापस कहाँ जाती है? सांबर लेक में। अजमेर होते हुए ही वापस सांबर लेक में पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों एडजॉइनिंग बाउंड्री वाले। नदी तो देखेगी नहीं कि एक कदम इधर लेना है कि एक कदम उधर लेना है बाउंड्री का। तो यहाँ आपके ये रूपनगढ़ नदी है। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी है, किशनगढ़ से निकलती है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट है।
फिर उसके बाद में इधर से एक नदी आती है डीडवाना कुचामन से, और उस नदी का नाम है आपके खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। क्योंकि सबसे ज्यादा आपके सेलाइन जो वाटर लेक्स या सेलाइन लेक्स जो पाई जाती है वो कहाँ पर है? तो डीडवाना कुचामन में वो सबसे ज्यादा मिलती है। तो डीडवाना कुचामन से एक नदी आती है खारी नदी, और वो किस में मिलती है? सांबर में। फिर ऊपर की तरफ से एक नदी और आती है, और उस नदी का नाम है आपके खंडेला नदी। कौन सी नदी है? खंडेला नदी। तो एक तो पहाड़ियां थी, और यहां पर एक आपके कौन सी हो गई? खंडेला नदी हो गई। क्योंकि खंडेला हिल से आपके कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी निकलती है। कोटड़ी गांव से कौन सी नदी निकलती है? कांकनी मसूरदी या फिर आपके कांकने नदी निकलती है। जबकि कोटड़ी नदी कहां पर है? तो वो सीकर में। तो ऐसे नाम थोड़े से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर खंडेला नदी या फिर आपके खंडेला जो रिवर है वो निकलती है सीकर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भी आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न की रिवर है, तो ये भी ध्यान में रखना। आगे आकर आपके किस में मिल जाती है? सांबर लेक में मिल जाती है। और ये जो आपके सांबर लेक के द्वारा पैटर्न बनाया जाता है, इसको आपके किसका एग्जाम्पल मानते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र का। किसका एग्जाम्पल मानते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र का, या फिर आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट मानते हैं। इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट माना जाता है। तो ये आपके यहाँ तक आंतरिक अपवाह तंत्र आज समाप्त होता है। बाकी आप लोगों के जो नोट्स की पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो गई है। हिंदी वालों के लिए वैसे भी कोई ज़्यादा मुसीबत वाली बात है ही नहीं, उनके पास नोट्स हैं, फिर भी मैं अपलोड करवा दूंगा। और इंग्लिश वालों के लिए अपलोड हो चुकी है, तो आप उस पीडीएफ में जो अपने एक्स्ट्रा जो और बातें या थ्योरी में जो कुछ लिखी हुई है वो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ का मतलब ये है कि हम जितनी भी मेजर चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपके यहाँ पर क्या करते रहें? डिस्कस करते रहें। क्लास का सिनेरियो ये होता है कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बोलते बोलते साथ में लिखवाते रहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में आप लोग क्या होते हैं? नोट्स का प्रिंट निकलवा लेते हो, तो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें सारी की सारी आपके यहाँ पर, तो उसमें आपका समय भी बच जाता है, उसमें आपकी ऊर्जा भी बच जाती है, और उसका आउटपुट भी क्या होता है? मैक्सिमम आता है। तो आज का अध्याय अपने यहीं पर समाप्त। तो अगली नदियों के बारे में कल की कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।